हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूस्नोफिल्स, उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूसिनोफिल वाइट ब्लड सेल का एक टाइप होता है और इसके अंदर ग्रैनुल्स कंटेन होते हैं। यूसिनोफिल का जो डायमीटर है वो 12 टू 15 माइक्रोमीटर होता है। और यूसिनोफिल्स के जो ग्रैनुल्स होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं डॉट डॉट, इनका जो कलर होता है वो ब्राइट रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। और यूसिनोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो टू लोब्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि वो बाय लोब्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस थे वो 3 to 5 लोब्स में डिवाइड होते हैं। लेकिन यूसिनोफिल के जो न्यूक्लियस हैं वो 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं। और एक लोब जिसकी हेल्प से दूसरे लोब से अटैच होता है उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स में ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यूसिनोफिल्स में बायलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में भी है, और गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रैनुल्स भी प्रेजेंट है, और इसमें लिपिड बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं यूसिनोफिल्स में। यूसिनोफिल का जो नॉर्मल लेवल है हमारे सर्कुलेशन में, वो टोटल WBC का 2 to 6% प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर 100 वाइट ब्लड सेल्स हैं तो 2 to 6 यूसिनोफिल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो यूसिनोफिल होता है वो यूसिन डाई से स्टेन होता है, यानी कि जो यूसिन डाई है वो यूसिनोफिल्स के ग्रैनुल्स को ही स्टेन करेगा और किसी वाइट ब्लड सेल्स को स्टेन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, जैसे कि मिथिलिन ब्लू, ठीक है। ऐसी बेसोफिल है, वो क्या है, बेसिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है, जैसे कि हेमेटॉक्सिलिन। तो ऐसे ही यूसिनोफिल भी यूसिन डाई से ही स्टेन होता है, इसलिए इसका नाम भी यूसिनोफिल रखा गया, ठीक है। और यूसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो यूसिन डाई है वो एक एसिडिक डाई होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, एसिडोफिल्स। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि अगर हम ब्लड को स्लाइड पे लें और उसको स्टेन करें तो हमें यूसिनोफिल माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का जो है दिखाई देगा। यूसिनोफिल नॉर्मली 8 से 18 आवर्स तक हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही सर्कुलेट होता है, और इसके बाद यूसिनोफिल हमारे टिश्यूज़ में चले जाते हैं जहाँ पे वो 2 से 5 डेज तक रहते हैं। अब हम बात करेंगे यूसिनोफिल्स के फंक्शंस के बारे में। यूसिनोफिल्स जो है वो पैरासाइट के डिस्ट्रक्शन करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? कोई भी पैरासाइट अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो यूसिनोफिल्स कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द डीग्रेनुलेशन, जैसे कि पेरोक्सीडेज, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पैरासाइट की सरफेस पे जाकर उनको किल कर देते हैं, उनको तोड़ फोड़ के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, यूसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। जनरली यूसिनोफिल लोकल इन्फेक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी धूल मिट्टी में हैं ज़्यादा, ठीक है, हम कभी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को अगर हम इनहेल करेंगे तो क्या हमें तुरंत छींक आती है, ठीक है, तुरंत खांसी आएगी। हमारी आंखों में अगर वो डस्ट पार्टिकल चला जाए तो वो क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी आइज़ में और आंखों से पानी भी आएगा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। क्यों, कैसे हुआ? जब भी हमने जैसे कि डस्ट पार्टिकल हमने इनहेल किया तो बॉडी उसको एज ए फॉरेन ट्रीट करेगी, तो फाइटिंग शुरू करेगी उसको मारने के लिए। वो क्या, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी। तो वो एंजाइम्स उनको तो किल करेंगे ही डस्ट पार्टिकल को, साथ ही सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करेंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे, हमें तुरंत छींक आएगी, तुरंत खांसी आएगी, हमारी आंखों में रेडनेस होगी और आंखों से पानी भी आएगा। तो ये क्या है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा ड्रग रिएक्शन हो जाना, ठीक है। हमने कोई मेडिसिन जो है खाई और हमें सूट नहीं करी तो क्या होगा, एलर्जी होगी। वो एलर्जी कैसे हुई, वो मेडिसिन जो हमें सूट नहीं करी वो हमारी बॉडी के लिए एज ए फॉरेन है, तो बॉडी उसको फॉरेन की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे, हमारी बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, इरप्शंस, दाने वगैरह निकल जाएंगे बॉडी में, फेशियल एडीमा हो जाएगा, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स है, और इसको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन, जो कि मेडिसिन खाने से हुई है, ठीक है, ड्रग रिएक्शन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता आता है, ठीक है, जैसे कि सर्दी आ गई एकदम से, तो बॉडी क्या करेगी, उसको एज अ फॉरेन ट्रीट करेगी, ठीक है। तो क्या करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। वो सिम्टम्स क्या होंगे, सर दर्द होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, छींक आएगी, नाक बहेगी, आँख बहेगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली होता है सब में, ठीक है। बॉडी में फाइट चल रही है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हाँ, बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है।
तो जैसे ही इओसिनोफिल्स बॉडी में उस फॉरेन सब्सटेंस को मार के किल कर देगा, वैसे ही जो सिम्पटम्स आना है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनको हर छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो फ्लावर को अगर स्मेल कर ले तो उनको छींक आने लग जाती है। कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको 12 महीने सर्दी खांसी जुकाम बुखार रहता है। तो ऐसा उन्हीं के साथ क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में ईओसिनोफिल्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी बॉडी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटे फॉरेन सब्सटेंस के लिए उनको सिम्टम्स देती रहती है। सिम्टम्स क्या? सर्दी खांसी जुकाम बुखार, नाक बहेगी आँख बहेगी, ऐसे सिम्टम्स, ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। क्योंकि उनकी बॉडी हर छोटे छोटे फॉरेन सब्सटेंस के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसलिए उनको कोई भी चीज़ छू ले तो उनको एलर्जी हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों में ईस्नोफिल्स का लेवल एबनॉर्मली काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ और एलर्जिक कंडीशंस हैं जिसमें कि ईओसिनोफिल्स का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, और एलर्जिक अस्थमा, फूड एलर्जी जो कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि कुछ लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अगर मैं आपको ही फीवर के बारे में सिंपल सा बताऊं तो अगर हम कोई भी एलर्जेंस हो गया, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को अगर हम इनहेल करेंगे नोज़ के थ्रू, तो नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आएगा तो वो म्यूकस जो है वो उस फॉरेन सब्सटेंस को ट्रैप कर लेगा और उसको किल कर देगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा एलर्जेंस को इनहेल करेंगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से जो एरिया है वो नैरो हो जाएगा और नेज़ल पैसेज में इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हमें छींक आएगी, खांसी आएगी, आँखों में से पानी आएगा, आइज़ काफ़ी रेड रेड होंगी और रनी नोज़ होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। सेम ऐसी एलर्जिक अस्थमा होता है। हम ऑक्सीजन जो है इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो एयरवे की लाइनिंग के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहा है? तो एयरवे की लाइनिंग में काफ़ी सारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसका भी यही वर्क होता है कि वो म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, वो म्यूकस जो है उसको ट्रैप कर लेता है और उसको वहीं किल कर लेता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा पॉल्यूशन है, काफ़ी सारा डस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, हम बार बार उसको इनहेल करेंगे, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस भी ज़्यादा सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से जो एयरवे की लाइनिंग है वो नैरो हो जाएगी, और इससे फिर ब्रीदिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और इससे फिर एलर्जिक अस्थमा कॉज हो जाता है। एलर्जिक अस्थमा के कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि वीजिंग एंड कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और कुछ मेडिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जैसे कि इनहेलर्स एक्सेट्रा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी एलर्जिक रिएक्शन होता है जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे आइज़ के थ्रू एंटर करता है, तो आइज़ में काफ़ी इन्फ्लामेशन, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ये था ईओसिनोफिल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।